हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ बेदर्दी साजन का भाग नंबर 3। पहले के 2 भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। इधर जब दिल्ली पहुँचने के बाद न चाहते हुए भी मयंक को श्रेया के साथ गृह प्रवेश की रस्म निभानी पड़ी तो उसके अंदर का गुस्सा और भी बढ़ता गया। रस्म खत्म होते ही वो गुस्से में ही घर से बाहर निकल आया और गैरेज से अपनी कार निकालकर बीच की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने बीच की कोलाहल से दूर एक शांत जगह पर अपनी गाड़ी रोक दी। इस वक्त तक उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल ही बदल चुका था। घर से निकलते वक्त जहां गुस्सा भरा हुआ था, वहीं अब तक तकलीफ और दर्द की मोटी सी चादर फैल गई थी। थोड़ी देर गाड़ी के अंदर ही बैठे रहने के बाद वो बाहर निकला। गाड़ी से बाहर निकलते ही लगा जैसे उसके पैर में जान ही नहीं बची है और वो वही कटे हुए पेड़ की भांति भरभरा कर नीचे बैठता चला गया। फिर आसमान की तरफ देखते हुए अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओ क्यों भगवान, क्यों क्यों तूने ऐसा किया? क्यों तूने मुझे इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया? जब मेरे नसीब में उसका प्यार नहीं था तो फिर क्यों मुझे उसका तमन्नाई बनाया? क्यों मेरे पोर पोर में उसके प्यार का एहसास इस हद तक भर दिया कि अब कोई और मुझे नजर ही नहीं आती? और अब जब मैंने इस सच को स्वीकार कर लिया तो तुमने मुझे ऐसे रिश्ते में बांध दिया जिसे मैं कभी चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मॉम डैड का तो पता नहीं कि सारा सच जानते हुए भी उन्होंने कैसे इस रिश्ते को जोड़ने का फैसला ले लिया। और तुम्हें भी एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं इस धर्म संकट से कैसे निकल पाऊंगा? चलो मेरा नहीं सोचा तो कम से कम उस लड़की की तो सोच लेते। क्या कसूर था उस लड़की का जो इस वक्त मेरे नाम की सिंदूर लिए मेरे घर में बैठी हुई है? कैसे मैं उसका सामना करूंगा? कैसे मैं उसको और बाकी घर वालों को समझाऊंगा कि मैं इस शादी को नहीं स्वीकार कर सकता? क्यों तुमने सब कुछ जानते हुए भी इतनी बड़ी गलती हो जाने दी? क्यों भगवान जी, क्यों मुझसे इतना बड़ा पाप करवा दिया आपने? क्यों नहीं रोका आपने उस वक्त इतना बड़ा पाप होने से? क्यों उस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने और मुझे भी उस बर्बादी का भागीदार बना दिया? क्यों भगवान जी, क्यों? बहुत देर तक वो वैसे ही वहां बैठा रहा। बहुत देर बाद अचानक से उसका मोबाइल रिंग करने लगा तो देखा सुलोचना जी का फोन था। उसने पहले तो इग्नोर कर दिया पर वो भी लगातार फोन किए जा रही थी। अंत में हार कर उसे फोन उठाना ही पड़ा। क्या है मोम, क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? उधर से आवाज आई, कहाँ हो तुम? इससे आपको क्या मतलब? मयंक गुस्से में बोला। सुलोचना जी बोली, मैं कुछ पूछ रही हूँ मयंक, कहाँ हो तुम? ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए? हम सबको तुम्हारी चिंता हो रही है बेटा। मयंक बोला, रियली मोम, आपको चिंता हो रही है मेरी? मेरे साथ इस तरह की जबरदस्ती करने के बाद अब आप लोगों को मेरी चिंता हो रही है? तो सुलोचना दुखी स्वर में बोली, मयंक क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, फिर अब क्या हो गया तुम्हें? मयंक बोला, हाँ तो आप लोगों ने भी तो पहले कभी इस तरह मेरे साथ ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं की थी। मेरे मना करने के बावजूद भी आप लोगों ने मुझे उससे शादी करने पर मजबूर कर दिया। सुलोचना जी सख्ती से बोली, उसका नाम श्रेया है बेटा, और अब तुम चाहो या न चाहो वो तुम्हारी पत्नी है। मयंक बोला, मुझे उसका नाम पता है मोम, पर आप लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं उसे अपनी पत्नी कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये इम्पॉसिबल है। श्रेया कभी मयंक की पत्नी नहीं बन सकती। सुलोचना जी बोली, मयंक मैं जानती हूँ इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो, पर मुझे विश्वास है बहुत जल्द ही वो दिन भी आएगा जब तुम अपने सारे गुस्से, सारी नाराजगी छोड़कर दिल से हमारे इस फैसले को अपना लोगे। क्योंकि मेरी श्रेया है ही ऐसी लड़की जिससे कोई भी ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। फिर तुम तो उसे बचपन से अच्छे से जानते हो और परवाह भी कितनी करते थे उसकी, पर पता नहीं अब तुम्हें क्या हो गया है जो उस बेचारी के आंसू और तकलीफ भी नहीं दिख रहे हैं तुम्हें। सुलोचना जी की बात सुनकर
मैं हल्के हंस दिया और फिर तंज कसते हुए बोला, हाँ जानता हूँ मोम, और अभी भी उसकी उतनी ही परवाह करता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो भी हुआ न, बहुत गलत हुआ है, उसके साथ भी और मेरे साथ भी। और हाँ, अभी उसकी जिस तकलीफ की बात कर रहे हैं वो उसे किसी और ने नहीं बल्कि आप लोगों ने ही दिया। सुभाष अंकल के बाद वो जिसे अपना परिवार मानती थी, आज वही परिवार उसके सबसे बड़ी तकलीफ का कारण बन गया है, कहकर मेघ ने फोन काट दिया और फिर दुखी मन से आसमान को निहारने लगा। उधर फोन कट जाने के बाद कुछ देर तक सुलोचना जी मेघ की कई बातें सोचती रही। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेघ ने कहा तो कहा क्या। पता नहीं इस लड़के को हुआ क्या है। बचपन से ही श्रेया की इतनी परवाह करता था, जिसे देखकर हमेशा से मैंने दोनों की शादी के ख्वाब देखे थे, और आज जब शादी हो भी गई तो उसका ये रवैया। कहीं सच में हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं मयंक किसी और से। तभी पीछे से महेंद्र जी ने उसके कंधे पर हाथ रख कहा, सुलोचना जी, आप इतना क्यों सोच रही है? भरोसा रखिए भगवान पर, सब ठीक हो जाएगा। और फिर आयुष ने कहा है ना, वो कल बात करेगा उससे। और हाँ, आप जो सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें नहीं तो आयुष को जरूर पता रहता। मेघ की जान बसती है उसमें, अगर वैसा कुछ होता तो वो उसे जरूर बताता। आप शायद सही कह रहे हैं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, सुलोचना जी ने उनकी तरफ मुड़ते हुए कहा। हाँ, रात बहुत हो चुकी है, अब आप सो जाइए, वरना फिर कल आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, महेंद्र जी ने उनका कंधा थपथपाते हुए कहा। पर मयंक नहीं आया है अभी तक, वो आ जाएगा। बच्चा नहीं रहा, अब वो बड़ा हो चुका है, गलती कर रहा है अभी, पर समझ आने पर बहुत जल्दी ही अपनी गलती सुधार भी लेगा। और फिर वो सुलोचना जी का हाथ पकड़कर उन्हें बिस्तर की तरफ ले गए। उधर बहुत रात बीत जाने के बाद मेघ वापस अपने घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद जब वो अपने कमरे के पास पहुंचा तो अचानक से उसे ध्यान आया, कमरे में तो वो भी होगी। ऐसे में मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ? अगर वो सामने आ गई और सवाल कर दिया तो फिर पता नहीं मैं कैसे उसका सामना कर पाऊंगा। फिर उसे ध्यान आया कि उसने किस तरह से उसे अपने कमरे में आने से मना कर दिया था। मैं तो भूल ही गया कि मैंने ही सबको मना किया था कि वो मेरे कमरे में नहीं आ सकती। उसने गहरी सांस ली और कमरे के अंदर चला गया। कपड़े चेंज कर फ्रेश होकर वो बिस्तर पर आकर लेट गया, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शादी के बाद से अभी तक उसने एक बार भी श्रेया को ठीक से देखा भी नहीं था। बस उसकी एक झलक ही उसने देखी थी जब सुभाष जी की बॉडी को हॉस्पिटल से घर लाया जा रहा था। कितनी बिखर गई थी वो उस वक्त। एक तो ये शादी, ऊपर से अंकल की डेथ। पता नहीं कैसे उसने खुद को संभाला होगा। माना कि बचपन से ही वो बहुत समझदार थी, फिर भी अचानक से इतनी तकलीफें एक साथ उसके हिस्से आ गई। पता नहीं किस हाल में होगी वो। उसे अब अजीब सी बेचैनी होने लगी और वो उठकर बैठ गया। एक बार जाकर देख लूं क्या कि वो कैसी है। ये सोचकर वो हिम्मत कर बेड से उतरा और कमरे से बाहर जाकर इधर उधर देखने लगा। पता नहीं किस कमरे में होगी वो। तभी उसे आयुष के कमरे का बल्ब जलता हुआ दिखा। शायद आयुष जाग रहा है, उससे ही जाकर पूछ लेता हूँ कि वो अब कैसी है। और फिर वो आयुष के कमरे के दरवाजे पर पहुँच गया। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचा उसने देखा कि वहाँ भी कोई नहीं था। लगता है आयुष उसके ही पास है। चलो अच्छा ही है, दोनों साथ है। एटलीस्ट इससे उसकी तकलीफ कुछ कम तो होगी। यह सोचकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी उसे एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो उसे बिस्तर के दूसरे साइड पर श्रेया के बाल दिखाई दिए। ये देख उसके मन में एक पल के लिए कुछ अजीब सी फीलिंग आई। ओह, तो वो यहाँ है। और फिर पलटकर वो वहाँ से वापस जाने लगा, पर लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैर जकड़ लिए हो। उसे वहाँ से जाए ही नहीं गया और फिर वो वापस से
पलटकर उसकी तरफ खुद ब खुद बढ़ने लगा। पास आकर उसने देखा कि वो वही जमीन पर बैठे बैठे ही सो चुकी थी। शायद नींद पड़ने से पहले वो रो रही थी, क्योंकि चेहरे पर आंसुओं के सूखने के निशान थे। रोने की वजह से श्रेया का चेहरा पीला पड़ चुका था और होठों पर भी पपड़ी पड़ चुकी थी। ये देख मयंक का दिल पूरी तरह कचोट उठा। उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर सूखे हुए आंसुओं को पोंछना चाहा, पर फिर उसने अपने हाथ रोक लिए। सॉरी श्रेया, सॉरी। कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे आंसुओं की वजह बनूंगा। ये सब जो भी हुआ, चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं रोक पाया। न ही अंकल को बचा पाया और न ही इस शादी को रोक पाया, और फिर सब कुछ गलत होता चला गया। जानता हूँ इस रिश्ते में कुछ भी सही नहीं है। किसी को भी इससे कोई खुशी नहीं मिलने वाली। दिल में कोई और हो तो किसी और से रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। जिंदगी आजाब हो जाती है सबकी, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस अजियत का हिस्सा बनो। इसीलिए मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आज़ाद हो। वो धीरे से बोला और फिर जल्दी से वो वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आ गया। श्रेया वही नीचे बैठे बैठे सो गई। जब उसकी नींद टूटी तो देखा सुबह हो चुका था। फ्रेश होकर वह बाथरूम से निकली तो उसकी नज़र सामने आईने पर पड़ी। मांग में सिंदूर देखकर उसे रात की सारी बात याद आ गई। एक दर्द की लहर चेहरे पर आ गई। पता नहीं अब आगे क्या होगा। उसने नीचे आकर देखा, हॉल में सब उदास बैठे हुए थे। उन सबको इस तरह उदास देखकर उसका मन भर आया। आयुष की नज़र उस पर पड़ी तो वह उठकर उसके पास गया और उसे लाकर माँ के पास बैठा दिया। उसने चारों ओर देखा, उसे मयंक कहीं नजर नहीं आया। उसे ध्यान आया कि रात वह गुस्से में बाहर निकल गया था। उसने सुलोचना जी की ओर देखा तो वह समझ गई कि श्रेया किसे ढूंढ रही है। वे हल्का मुस्कुराई और बोली, वो रात में ही वापस आ गया था, अभी अपने कमरे में है। श्रेया को चैन आया। तभी सीढ़ी से मयंक उतरता हुआ नजर आया। क्षण भर के लिए श्रेया की नज़र उस पर ठहर गई। इतने दिनों के बाद वह पहली बार उसे गौर से देख रही थी, बिल्कुल उसके सपनों के राजकुमार जैसा। मयंक का अट्रैक्टिव लुक श्रेया के दिल में बस गया। वो उसमें खोई हुई थी कि उसे सुलोचना जी की आवाज़ सुनाई दी। ये क्या मयंक, तुम कहीं जा रहे हो? मयंक बोला, हाँ मोम, मैं वापस लंदन जा रहा हूँ। महेंद्र जी बोले, पर तुम तो अगले सप्ताह जाने वाले थे। मयंक बोला, हाँ पर अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। सुलोचना जी बोली, पर बेटा अभी तो तुम दोनों की कई रस्में बची हुई है। मयंक गुस्से में बोला, मोम, मैंने रात में ही बोल दिया था कि मैं इस शादी को नहीं मानता, और हाँ, जब मैं वापस आऊँ तो मेरा कमरा वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। उसे डर था कि कहीं उसके जाने के बाद मॉम डैड उस लड़की को मेरे कमरे में ना रहने को भेज दे। वह बचपन से ही ऐसा जिद्दी और गुस्से वाले नेचर का था। अपना सामान और कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करता था। तभी तो लंदन में भी यूनिवर्सिटी हेड से बात करके महेंद्र जी ने हॉस्टल में उसके लिए अलग कमरा दिलवाया था, जिसमें उसका कोई रूममेट नहीं था। सुलोचना जी बोली, तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होगा, श्रेया तुम्हारी पत्नी है और रहेगी। मयंक बोला, मॉम डैड आप लोग कुछ भी कह ले, मैं अभी इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। महेंद्र जी गुस्साते हुए बोले, देखता हूँ तुम कैसे इस शादी को नहीं मानते। मयंक बोला, अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे तो मैं कभी वापस ही नहीं आऊँगा। इतना सुनते ही श्रेया के तो जैसे होश उड़ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन लोगों के तकलीफ का कारण नहीं बन सकती। मुश्किल वक्त में इन लोगों ने हमारा साथ दिया, बाबा का इज्जत डूबने से बचाया। मेरे वजह से इनका बेटा इन सब से दूर नहीं हो सकता है। नहीं, हमें अपने आप को संभालना होगा। फिर अगर ये सही है कि सिंदूर में ताकत होती है और शादी का सुख हमारे तकदीर में है, तो वो हमें जरूर मिलेगा। हम इंतजार करेंगे। ऐसा सोचकर श्रेया सुलोचना जी से बोली, माँ हम कुछ कहना चाहते हैं। सुलोचना जी बोली,
हाँ बेटा बोलो। सब उसकी ओर देखने लगे। मयंक अभी भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि श्रेया सर पर आंचल रख माँ की ओर घूमी हुई थी। श्रेया बोली, आप लोगों ने हमारे लिए जो फैसला लिया हमने माना, पर अगर अब मयंक जी कोई फैसला लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को उसे मान लेना चाहिए। माँ बाबा, हमारा विश्वास कीजिए, हम आपको कभी गलत नहीं ठहराएंगे। इसके लिए वैसे भी रिश्ते मन से निभाए जाते हैं, जबरदस्ती नहीं। और अगर ये रिश्ता नहीं रहा तो क्या आप हमें अपनी बेटी के रूप में हमें स्वीकार नहीं कर सकते हैं? इतना कहकर वह अपना मंगलसूत्र उतारकर मयंक की ओर बढ़ा दिया और बोली, आप हमसे आज़ाद है, आप पर हमारा कभी कोई हक नहीं होगा। यह सुनकर मयंक ने चैन की सांस लिया। चलो जान छूटी, मन में कहा और अपने परिवार वालों से बोला, चलता हूँ मॉम डैड, बाय आयुष, और बाहर चला गया। मंगलसूत्र को अपनी मॉम के हाथ में देकर कहा कि मैं इसका क्या करूँगा। इधर पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। सबके चेहरे पर अजीब दर्द था। श्रेया सन्नाटे को तोड़ते हुए बोली, माँ बाबा, मुझे पता है कि मेरे इस फैसले से आप लोग मुझसे नाराज होंगे, पर सच मानिए माँ, इस समय मुझे यही सही लगा। हम मयंक जी से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। सुलोचना जी बोली, तुम सही कह रही हो बेटा, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई थी मयंक से तुम्हारी शादी करवाकर। हमें नहीं पता था कि वह इस तरह से तुम्हें अपनाने से इनकार कर देगा। हम तुम्हारे गुनहगार हैं। और अपने दोनों हाथ श्रेया के सामने जोड़ दिए और कहा, हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। श्रेया तड़प उठी। उसने सुलोचना जी के हाथ थामकर बोला, नहीं माँ, आप ऐसा ना कहे, वो हमारे तकदीर में नहीं थे, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। माफ़ी मांगकर आप हमें पराया ना करें। क्या हमारा आप पर इतना भी हक नहीं है कि हम कोई फैसला कर सके? कहकर श्रेया रो दी। महेंद्र जी, जो कि इतनी देर से सब सुनकर खुद को ही दोषी मान रहे थे, बोले, श्रेया बेटा, हमें तुम्हारे फैसले पर गर्व है। किसी रिश्ते की भीख मांगने से अच्छा है कि नया रिश्ता बनाए। आज से तुम हमारी बेटी हो। हम पर जितना मयंक और आयुष का अधिकार है, उतना तुम्हारा भी। आज से तुम्हारी नई पहचान होगी। श्रेया प्रताप सिंह है, महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी। अब से तुम्हारे आंखों में आंसू हमारी तोइन होगी। आयुष बोला, सही कहा डैड आपने, और आज से ही श्रेया के चेहरे पर हमेशा हंसी बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी। सुलोचना जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्हें तो लगा कि श्रेया जैसी लड़की का साथ पाकर मयंक का जिद और गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। श्रेया ने जब सुलोचना जी को कुछ सोचते हुए देखा तो उनके कदमों में बैठ गई। माँ, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही है। माँ, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि मयंक जी लंदन जा रहे थे, तो उनका गुस्से में घर से निकलना सही नहीं था। भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। सुलोचना जी ने उसे गले लगा लिया। हम अब बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हम वो सब कुछ करेंगे जिससे तुम्हारे चेहरे पर खुशी आए। आयुष ने माहौल को हल्का करने के गरज से डाइनिंग टेबल पर हाथ थपथपाते हुए बोला, अगर आप लोगों का हो गया हो तो अब कुछ खिलाने की कृपा करें। भूख के मारे मेरे पेट का हालत कसता है, और आप लोगों की जो नई नवेली बेटी है उसे भी बहुत भूख लगी होगी। सब हंसने लगे। सुलोचना जी बोली, हाँ सच में, श्रेया ने रात में भी कुछ नहीं खाया था। महेंद्र जी बोले, श्रेया, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आगे की स्टडी जारी रखो। मैं तुम्हारे एडमिशन का इंतजाम करता हूँ। श्रेया बोली, बाबा, सेशन के बीच में हमारा एडमिशन हो पाएगा क्या? आयुष बोला, तुम इसकी चिंता मत करो। डैड हमारे कॉलेज के ग्रुप ऑफ ट्रस्टी के मेंबर हैं, तो तुम्हारा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। महेंद्र जी बोले, हाँ बेटा, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। सुलोचना जी बोली, श्रेया बेटा, हमने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है। श्रेया बोली, ठीक है माँ। कहकर श्रेया अपने कमरे में आ गई। पीछे से आयुष भी उसके कमरे में आया। आयुष बोला, श्रेया, तुम ठीक हो ना? उसके उदास चेहरे को देखकर
उसे सोफे पर बैठाते हुए बोला, जानता हूँ श्रेया, नीचे तुमने जो फैसले लिए वो बहुत कठिन है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम कोई कमजोर सी अबला नारी नहीं हो। तुम जरूर कर लोगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, एक दोस्त के रिश्ते से। फिर थोड़ा मुस्कुराकर कहा, देवर के रिश्ते से भी। श्रेया बोली, जानती हूँ आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, पर शायद देवर भाभी का रिश्ता हमारे किस्मत में नहीं है। उदास होकर बोली। आयुष मुस्कुराते हुए अदा से बोला, लो कर दी ना अबला नारी वाली बात। अरे एक बार भैया को स्टडी कंप्लीट कर वापस तो आने दो, देखता हूँ वो कैसे बचते हैं मेरे दोस्त के जलवों से। श्रेया भी हंस पड़ी। ऐसे ही हंसती रहो, और कल से तो रोज हमारे कॉलेज में कोई ना कोई घायल होगा आपके जलवों से। आई वीक करते हुए आयुष बोला, तो श्रेया उसे मारने के लिए दौड़ी। आयुष आगे आगे, श्रेया पीछे पीछे। दोनों के हंसी से पूरा घर गूंजने लगा। महेंद्र जी और सुलोचना जी श्रेया के चेहरे पर हंसी देखकर मुस्कुरा उठे। श्रेया की नज़र उन लोगों के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी तो उसके मन को शांति मिला। उसने अपने आप से कहा, बाबा के बाद ये लोग ही मेरे अपने हैं, इनकी खुशी के लिए मैं जरूर मुस्कुराऊंगी। और मयंक का ध्यान आते ही खुद से कहा, भले ही मैंने मंगलसूत्र उतारा हो, पर अभी भी आप ही मेरे पति है, और मैं इस रिश्ते को अपने मरते दम तक निभाऊंगी। पर फिलहाल तो हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। और एक गहरी सांस लेकर दोगुने आत्मविश्वास के साथ कल की तैयारी में जुट गई। देखते हैं कि श्रेया की यह नई जिंदगी का सफर कठिन होता है या आसान। महेंद्र जी के कहने पर श्रेया ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू तो कर दी, पर लखनऊ की सीधी सादी श्रेया क्या दिल्ली के मॉडर्न ख्यालातों वाले स्टूडेंट्स के बीच खुद को एडजस्ट कर पाएगी? आगे की कहानी के लिए अगले भाग का इंतजार करिए, और यदि कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक जरूर करें, और कहानी में हमारे द्वारा की गई गलतियों को कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आगे के भाग में उसे सुधार सकूं।